ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज के सेशन में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मेज़रमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट एंड मेज़रमेंट भाई। और यहाँ पे आपके टोटल 77 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आज के सेशन में हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक कवर कर लेंगे। अगर आप ड्राइव में जाते हैं भाई और ड्राइव में अगर आप देखेंगे तो अभी आपका लेक्चर 1 करके लेक्चर 1 और ब्रैकेट में आपका मेजरमेंट डाला गया है, ठीक है ना। तो इसमें आपका ऑलरेडी बताया गया है कि भाई इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट को हम लोग कैसे कैसे पढ़ते हैं, ओके ना, या फिर इसका सीक्वेंस क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक ओवरऑल समरी दे रहा हूँ भाई, उसके बाद फिर हम लोग अपने एमसीक्यूज को स्टार्ट करेंगे। देखिए, जब भी आप मेजरमेंट पढ़ेंगे भाई तो इसका 2 पार्ट होता है। एक तो है भाई आपका एनालॉग मेजरमेंट, और दूसरा होता है भाई आपका डिजिटल, ओके, डिजिटल मेजरमेंट भाई। तो एनालॉग मेजरमेंट भाई आज के डेट में भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे जिसमें आपका पॉइंटर लगा होता है, एक स्केल होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग एनालॉग पढ़ते हैं भाई, उसके बाद फिर हम लोग डिजिटल पढ़ते हैं। तो एनालॉग में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले जैसे अगर आप यहाँ पे एमीटर की बात करें या फिर वोल्ट मीटर की बात करें, है ना, या फिर भाई वॉट मीटर की बात करें, तो किसी भी एक एनालॉग मेजरमेंट को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको सबसे पहले एक स्केल देखने को मिलता है ना। और स्केल यहाँ पे यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, लॉगरिथमिक स्केल भी होता है भाई, ओके ना। जैसे आप ओम मीटर की बात करेंगे तो यहाँ पे एक स्केल हो गया और एक इसमें पॉइंटर होता है भाई, है ना। और इस पॉइंटर पे क्या होता है, एक तरीके से जैसे टॉर्क पैदा होगा तो भाई डिफ्लेक्शन शो करता है, नहीं पॉइंटर आगे पीछे मूव करता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क पढ़ना होता है। तो सबसे पहला टॉर्क है भाई डिफ्लेक्शन टॉर्क, या फिर इसी को हम लोग मेन टॉर्क भी बोलते हैं। फिर हम लोग को कंट्रोलिंग टॉर्क पढ़ना होता है। फिर हम लोग को यहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क पढ़ना होता है भाई, ठीक है। तो जब भी आप एनालॉग मेजरमेंट पढ़ेंगे तो सबसे पहले इन तीनों टॉर्क के बारे में हम लोग को पढ़ना है भाई। अब सबसे पहला था डिफ्लेक्शन टॉर्क। तो हम लोग के पास यहाँ पे डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं भाई, जिसके थ्रू हम लोग डिफ्लेक्शन टॉर्क एक तरीके से क्रिएट करते हैं। जैसे आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, है ना भाई, यानी इस प्रिंसिपल से, ये प्रिंसिपल क्या है, कुछ नहीं भाई, आपका जो डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट, मतलब परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट कैरिंग कॉइल रखते हैं, तो भाई इस पे टॉर्क पैदा होता है। क्लियर हो गया। तो इस प्रिंसिपल के थ्रू, यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के थ्रू जो हम लोग का टॉर्क पैदा हो रहा है भाई, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें हम लोग एमीटर पढ़ेंगे, वोल्ट मीटर पढ़ेंगे, फिर इसका रेंज एक्सटेंशन पढ़ेंगे, ओके ना। तो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा गया भाई वो इसलिए रखा गया है क्योंकि उसके अंदर जो आपका मेन टॉर्क पैदा हो रहा है, फिर जो डिफ्लेक्शन टॉर्क पैदा हो रहा है भाई, उसी प्रिंसिपल के ऊपर हो रहा है, इसीलिए उसका नाम रखा गया। जैसे इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो भाई वहां पे इंडक्शन प्रिंसिपल के कारण आपका मेन डिफ्लेक्शन टॉर्क पैदा होता है, इसलिए उसका नाम रख दिया है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। अगर आप भाई इलेक्ट्रोडायनामो टाइप की बात करें तो भाई वहां पे जो आपका डिफ्लेक्शन टॉर्क पैदा हो रहा है वो इलेक्ट्रोडायनामो टाइप प्रिंसिपल के थ्रू हो रहा है भाई। उसी तरीके से भाई आपका हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वहां पे आपका I² R लॉस के कारण आपका एक तरीके से टॉर्क पैदा होता है। फिर उसी तरीके से भाई आपका अट्रैक्शन, यानी मूविंग आयरन में आपका एक अट्रैक्शन टाइप होता है, एक रिपल्सन टाइप होता है ना। तो यहाँ पे जितने भी हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो उनका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि भाई वहाँ पे डिफ्लेक्शन टॉर्क जो पैदा हो रहा है वो उसी प्रिंसिपल के थ्रू पैदा होता है। तो जो लेक्चर 1 मैंने यहाँ पे बताया भाई, जो ड्राइव में अपलोडेड है, उसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रखा है। फिर कहिए भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफ्लेक्शन टॉर्क जो हम लोग पैदा कर रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको बता रखा था ऑलरेडी, ठीक है। फिर उसी तरीके से भाई हम लोग बात करें कंट्रोलिंग टॉर्क हम लोग कैसे कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, डैम्पिंग टॉर्क कैसे कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो ये सब हम लोग को पहले पढ़ना होता है, फिर आप एक एक करके सारे इंस्ट्रूमेंट को पढ़ते हैं। जैसे आपका सबसे पहले पढ़ना है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, इसमें एमीटर, वोल्ट मीटर, फिर इसका रेंज एक्सटेंशन सब पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपका जैसे भाई इलेक्ट्रोडायनामो टाइप हो गया, उसमें आपका एमीटर, वोल्ट मीटर, फिर आपका वॉट मीटर, फिर उसमें एरर ये सब भी पढ़ते हैं, रेंज एक्सटेंशन भी पढ़ते हैं, ओके ना। तो ये सब भाई हम लोग को पढ़ना होता है एनालॉग मेजरमेंट में। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ, जैसे सीटी पढ़ना है, पीटी पढ़ना है, पोटेंशियोमीटर पढ़ना है भाई, फिर आपका वॉट मीटर पढ़ना है, फिर आपका भाई एनर्जी मीटर पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी मीटर पढ़ना है, पावर फैक्टर मीटर पढ़ना है, फिर अगर आप और देखें एमीटर पढ़ना है, वोल्ट मीटर पढ़ना है, फिर इनके रेंज एक्सटेंशन को भी भाई हम लोग को पढ़ना होता है ना। तो बहुत सारे भाई हम लोग को यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट एक तरीके से यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, एनालॉग में। फिर उसी को हम लोग डिजिटल में भी कन्वर्ट करते हैं, तो डिजिटल यहाँ पे भाई पूछा नहीं है ना। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग एनालॉग मेजरमेंट पे ही रहेंगे। तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है
मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। तो भाई मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो है आपका ये दोनों यूज होता है, एसी पे भी और डीसी पे भी यूज होता है भाई। क्लियर हो गया। और इसमें आपको दो टाइप्स पढ़ने होते हैं, एक होता है भाई अट्रैक्शन टाइप, ठीक है, और एक होता है भाई आपका रिपल्सन टाइप। और यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के ऊपर भाई, यानी ये जो स्केल बनेगा इसका ये नॉन लीनियर बनता है, नॉन लीनियर, ठीक है ना। तो एसी डीसी हम लोग दोनों के लिए एक तरीके से यूज करते हैं इसको। थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे डायग्राम दिखाऊं भाई किस तरीके का होता है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे आते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पेज मैंने इंसर्ट किया हो भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते हैं, देखिए कुछ इस तरीके का होगा भाई। यहाँ पे ना अट्रैक्शन टाइप दिखाया गया, अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें क्या होता है भाई, ये देख रहे हैं इस तरीके का लोहे का टुकड़ा है, यानी ये कोर है, इसमें हम लोग कॉइल लपेटेंगे भाई, इसमें जब करंट देंगे तो भाई ये पूरा पूरा कॉइल क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और ये देखिए ये आयरन का टुकड़ा है ना, ये जो आपका साफ्ट है, इस साफ्ट के ऊपर क्या है, लोहे का टुकड़ा है भाई। तो क्योंकि ये लोहे का टुकड़ा क्या है भाई, देखिए लोहा क्या होता है अपने आप में एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना भाई। तो इस कॉइल के चलते यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं आप कह सकते हैं भाई कि जो लोहे का टुकड़ा है इसको आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ भाई। तो ये लोहा खुद क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा भाई, इसके जितने भी डाइपोल्स होंगे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे भाई, समझ रहे ना। नहीं यहाँ पे जो लोहे का टुकड़ा है इसमें हम लोग कोई भी भाई करंट ये सब नहीं दे रहे हैं, ये लोहे का टुकड़ा अपने आप में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो सीधी सी बात है इसके अंदर अपने आप डाइपोल जो है अलाइन हो जाएंगे, यानी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। और क्योंकि यहाँ पे एक और मैग्नेटिक, यहाँ पे ये कॉइल भी तो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है ना भाई, तो दो मैग्नेट है, तो भाई ये क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेगा इसको। जैसे अट्रैक्ट करेगा तो भाई ये जो साफ्ट है ये घूम जाएगा, और साफ्ट घूमेगा तो सीधी सी बात है जो पॉइंटर लगा ऊपर में ये भी एक तरीके से घूम जाता है भाई, ठीक है। तो उसको हम लोग अट्रैक्शन टाइप बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफ्लेक्शन टॉर्क की बात करें कि भाई ये पॉइंटर कैसे एक तरीके से डिफ्लेक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए लिखा है ना डिफ्लेक्शन टॉर्क, लिखा है ना भाई, द फोर्स ऑफ पुलिंग द सॉफ्ट आयरन पीस टुवर्ड द कॉइल, मतलब कॉइल अपनी तरफ खींच लेगा उसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, पहला है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल, यानी कॉइल अपना खुद का कितना एक तरीके से फील्ड स्ट्रेंथ यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बना रहा है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा पोल स्ट्रेंथ एम डेवलप इन द आयरन पीस, सीधी सी बात है भाई, आपका जो आयरन का टुकड़ा यहाँ पे दिखाया गया इसमें भाई जो डाइपोल एक तरीके से एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो इसका अपना खुद का एक क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ होगा ना भाई, ठीक है। तो ये अगर जितना ताकतवर होगा ये भी जितना ज़्यादा ताकतवर होगा, तो दोनों पे डिपेंड करेगा भाई, है ना। तो भाई ये कि भाई फोर्स जो है यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो आपका यहाँ पे जो मैग्नेटाइज हुआ है आयरन जो है, यानी जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भाई वो कितना तेजी से मैग्नेटाइज हो चुका है एम पे, पोल स्ट्रेंथ पे, और कॉइल का कितना एक तरीके से फील्ड स्ट्रेंथ है उस पे। और क्योंकि ये दोनों देखिए यहाँ पे लिखा है ना एम जो है खुद क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एच के ऊपर भाई, समझ रहे ना। मतलब ये जो आपका कॉइल है तो भाई कॉइल में आपने करंट दिया, एक तरीके से करंट दिया तो भाई ये एक मैग्नेट बन गया जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का कुछ ना कुछ फील्ड स्ट्रेंथ होगा, तो ये जो फील्ड स्ट्रेंथ जितना ताकतवर होगा भाई उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका जो लोहा का टुकड़ा रखा हो बगल में उसको एक तरीके से मैग्नेटाइज कर देगा भाई, समझ रहे हैं। यानी इस लोहे के टुकड़े में जो पोल स्ट्रेंथ क्रिएट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस कॉइल का एक तरीके से स्ट्रेंथ कितना बन रहा है उसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये कि भाई एम जो है खुद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच के ऊपर, तो भाई ये पहले से एच था उसको ऐसे ही छोड़ दिया, एम की जगह हम लोगों ने एच कर दिया, तो भाई क्या हो जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा। और एच की अगर बात करें, एच क्या होता है, एन आई अपॉन एल होता है भाई, तो एन कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट होगा, आपका जो मीन लेंथ होता है ये भी कांस्टेंट होगा। तो एच इटसेल्फ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के ऊपर भाई, है ना। तो यहाँ पे आप एच की जगह आई पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यही हो जाएगा भाई जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के ऊपर, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो स्केल बनेगा नॉन लीनियर बनेगा भाई, ठीक है। अब नॉन लीनियर क्यों बनता है ये सब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आया, अभी एमसीक्यूज चल रहा है भाई, तो इसको हम लोग इसी तरीके से कवर करेंगे, नहीं तो फिर आप मेजरमेंट का एक तरीके से कोर्स ले सकते हैं, उसमें करीब 46 लेक्चर्स हैं, ठीक है भाई। तो वही है कि भाई जो आपका डिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, और देखिए ये आपका स्टेडी स्टेट पोजीशन क्या है कि भाई जब आपका डिफ्लेक्शन टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क बराबर हो जाएंगे, यानी वहाँ पे पॉइंटर आपका रुक जाता है ना, तो टी डी बराबर टी सी, ठीक है भाई। ये आपका स्टेडी स्टेट पोजीशन बताया गया यहाँ पे, क्लियर हो गया। तो जो भी थीटा है भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई स्क्वायर के ऊपर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अगला है इसी में रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट, यानी यहाँ पे भाई रिपल्सन होता है, तो यहाँ पे देखिए इसमें आपके
दो लगेंगे भाई, एक है ना मूविंग आयरन है, एक फिक्स्ड आयरन है भाई। तो ये दोनों जो है ना, ये यहाँ पे देखिए, ये ऊपर वाला एक आयरन का टुकड़ा है, एक नीचे वाला। तो नीचे वाला क्या मूविंग आयरन है, ऊपर वाला फिक्स्ड आयरन है भाई। तो ये पीछे वाला भाई देखिए, तो हाईलाइट अगर मैं करूँ, ये इस आपको पढ़ना पड़ेगा भाई थोड़ा टाइम दे करके। पीछे वाला ये जो वेन बना इस तरीके का, क्लियर हुआ? तो भाई ये अलग पोलैरिटी का यहाँ पे पोल क्रिएट होगा, और ये जो मूविंग आयरन है अलग तरीके से होता है भाई। ये मान लेते नॉर्थ है और इसका भाई नॉर्थ है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं और धक्का देंगे, तो धक्का देंगे भाई, तो साफ्ट क्या होता है, एक तरीके से घूम जाता है। और साफ्ट घूमेगा तो सीधी सी बात है, ये जो पॉइंटर लगा ये भी एक तरीके से पॉइंटर आपका घूमता है। क्लियर हो गया? तो इसको हम लोग बोलते हैं रिपल्सन टाइप। तो इसमें भी भाई आपका, अगर हम लोग टॉर्क की बात करें तो ये भी आपका क्या है, अगेन है ना, आई स्क्वायर के ऊपर होता है। ठीक है, तो दोनों का भाई यानी मूविंग आयरन हो या फिर भाई, यानी मूविंग आयरन में दो टाइप है, एक अट्रैक्शन और एक रिपल्सन। तो अट्रैक्शन और फिर रिपल्सन हो भाई, ये दोनों क्या है एक तरीके से, थीटा जो होगा यानी डिफ्लेक्शन टॉर्क जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के ऊपर। और इसको एसी डीसी दोनों पे यूज करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि एसी डीसी यूज करेंगे भाई, तो देखिए ना, इसको एसी डीसी में क्यों यूज करते हैं, दोनों में क्यों यूज कर रहे हैं, इसको समझिए आप। जैसे आपने इसको कैसे समझा भाई, इसमें क्या होगा ना भाई कि दोनों जो है ना, अगर आप यहाँ पे डीसी सप्लाई देंगे तो डीसी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉइल भाई अपना एक फिक्स नॉर्थ पोल साउथ पोल बना लेगा, उसी हिसाब से भाई जो आयरन का टुकड़ा था वो एक तरीके से नॉर्थ पोल साउथ पोल अपना क्रिएट कर लेगा। लेकिन एसी में क्या होगा ना, एसी में भाई हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए भाई इसका जो नॉर्थ पोल होगा जो साउथ पोल होगा अलग होगा, और हाफ नेगेटिव में भाई अलग होगा। तो उसी हिसाब से जो आपका लोहे का टुकड़ा है ना, वो भी एक तरीके से अपने को क्या कर लेगा, यानी अपने पोलैरिटी को फ्लिप कर लेता भाई। ठीक है, बस इतना आप ध्यान रखिए। तो इस तरीके से भाई आपका ये, तो यहाँ पे टॉर्क कभी भी उल्टा नहीं होता भाई, ठीक, नहीं की डायरेक्शन में टॉर्क फ्लो होता है, इसलिए भाई एसी डीसी दोनों में यूज होता है आपका। आगे बढ़ते हम लोग, अगला है 3 वाट मीटर मेथड। देखिए भाई, जब आप 3 फेज सिस्टम पढ़ेंगे, यानी 3 फेज सिस्टम में हम लोग को क्या पढ़ना है भाई, हम लोग को पढ़ना है एक तरीके से दो तरीके का कनेक्शन भाई, एक तो है स्टार कनेक्शन, एक है डेल्टा कनेक्शन। और स्टार में हम भाई 3 फेज सिस्टम जब भी हम लोग कनेक्ट करेंगे तो या तो स्टार में लगाते हैं तो फिर डेल्टा में लगाते हैं, दो ही तरह कनेक्शन है ना। जैसे अगर आप 3 फेज का जनरेटर बना रहे हैं तो भाई उसका जो वाइंडिंग होगा वो क्या होगा, 120 के फेज शिफ्ट पे होगा। लेकिन भाई या तो स्टार में कनेक्ट कीजिए तो डेल्टा में कनेक्ट कीजिए भाई, है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग बात कर रहे हैं पावर मेजरमेंट के लिए। तो पावर मेजरमेंट का भाई जैसे सिंगल वॉट मीटर मेथड होता है, लेकिन वो बैलेंस लोड के लिए ही होता है। ठीक है, तो पहला मेथड है सिंगल वॉट मीटर मेथड। ये कहाँ पे यूज होगा, जब लोड बैलेंस्ड होगा। बैलेंस लोड कहना मतलब क्या, हर एक फेज में भाई आपका बराबर बराबर करंट फ्लो हो रहा है। तो एक फेज का पावर मेजर कर लीजिए तो 3 से गुना कर लीजिए भाई। तो ये होता है 1 वॉट मीटर मेथड। फिर होता है आपका 2 वॉट मीटर मेथड, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है भाई, इसी को हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और एक होता है 3 वॉट मीटर मेथड भाई। ठीक है, तो वही बोल रहा है 3 वॉट मीटर भाई हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, दोनों के लिए, बैलेंस्ड हो या फिर अनबैलेंस्ड। क्लियर हो गया। और ये सब भाई वी के मेहता में आपका पूरा पढ़ाया गया है। तो अगर आपको भाई एक तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है अपने एमसीक्यूज को, तो आप वी के मेहता एक बार कर लीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगला देखिए क्या है, स्टैटिक एरर बैंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉय। देखिए भाई एरर क्या होता है, एरर की बात हो रही है यहाँ पे। स्टैटिक एरर मतलब जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा भाई। तो जैसे मान लेते मेरे पास एक सीरीज सर्किट है भाई, ये मान लेते आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका 10 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स लगा। तो करंट कितना होगा इसमें, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस यानी 5 एम्पियर। यानी ये मेरा क्या है, एक्चुअल करंट फ्लो रहा है भाई इस नेटवर्क में। अब भाई मान लेते हैं मैंने इसी करंट को मेजर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया, और एमीटर आपको क्या रीड करके दे रहा है, एमीटर भाई मान लेते हैं आपको ये सिर्फ और सिर्फ 4 एम्पियर एक तरीके रीड करके दे रहा है भाई, है ना। लेकिन एक्चुअल करंट कितना था, 5 एम्पियर का। तो एरर कैसे निकालेंगे आप, एरर क्या होगा यहाँ पे, जो एक्चुअल वैल्यू है वो, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू है वो माइनस जो आपका यहाँ पे ये जो वैल्यू है, यानी देखिए ना पहले फार्मूला लिखते हैं, एरर निकालना क्या है भाई, 5 - 4 करेंगे तो 1, यानी 1 एम्पियर का एरर शो कर रहा है ना, समझ में आया। तो इस वर्ड को हम लोग एक अलग नाम देते हैं, इस वर्ड को अलग नाम देते हैं। तो यहाँ पे लिखा ना, डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। देखिए भाई इसको आप 6 कर लीजिए, 6 एम्पियर कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना भाई। देखिए क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड कितना किया भाई, एरर बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, मेजर्ड वैल्यू कितना है 6 एम्पियर माइनस ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या था भाई, एक्चुअल वैल्यू क्या था इसका 5 एम्पियर, तो कितना आ गया 1। इसी को हम लोग एरर बोलते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये लैंग्वेज में लिखा गया है, इसको आप इजीली पकड़ सकते हैं भाई, इसमें कोई मतलब वैसा कॉन्सेप्ट नहीं कि भाई आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
और अभी हम लोग एरर पढ़ लेंगे, टाइप्स ऑफ एरर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना, कितने तरीके टाइप्स ऑफ एरर होते हैं यहाँ पे पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इन अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए भाई मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में आपके 3 से 4 तरीके के एरर होते हैं भाई। यहाँ पे आते हैं, देखिए एरर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट। देखिए भाई यहाँ पे लिखा है ना, सोर्सेस ऑफ एरर इन अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो भाई पहला है एरर ड्यू टू हिस्टेरिसिस, ठीक है ना, सिंस द आयरन पार्ट मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड हिस्टेरिसिस लॉसेस अकर इन देम, द इफेक्ट ऑफ दिस एरर इज दैट रीडिंग आर हायर। मतलब एरर के कारण क्या होगा भैया, तो आपका इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा रीड करेगा तो भाई एक्चुअल वैल्यू से कम रीड करेगा, ठीक है ना। तो हिस्टेरिसिस के कारण होता है एरर, ईडी करंट के कारण होता है भाई, ठीक है। आपका स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड यानी बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है, जैसे भाई मान लेते आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसको अगर आपने आयरन सील्ड में यानी आयरन वाले केस में सील्ड नहीं किया तो भाई वहाँ पे क्या होगा, अगर बाहर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। एरर ड्यू टू टेम्परेचर के कारण भी होगा, फ्रिक्शन के कारण भी होगा भाई, ठीक है ना। तो इतने तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे फ्रिक्शन देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया। और हिस्टेरिसिस क्यों आएगा भाई, तो हिस्टेरिसिस वही है ना, जैसे एसी पे आप यूज़ करेंगे इसको तो भाई हाफ पॉजिटिव साइकिल क्या होगा, जो इसके डाइपोल होंगे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होंगे भाई इस तरीके से, लेकिन जैसे ही आपका हाफ नेगेटिव साइकिल आएगा तो इस केस में क्या होगा, ये फ्लिप हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि भाई सारे के सारे डाइपोल फ्लिप होते नहीं, तो उस बेसिस पे क्या होगा आपका ये जो मूविंग आयरन है यानी जो लोहे का टुकड़ा है भाई वो कम मैग्नेटाइज हो पाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का वीक होगा। मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन देख रहे थे क्या था, प्रोपोर्शन था ना m इंटू एच, तो भाई ये m क्या हो जाएगा, कम बनेगा भाई यहाँ पे। तो उसके चलते आपका जो पुलिंग फोर्स है, जो अट्रैक्शन फोर्स है भाई वीक हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से एरर होता है। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या है भाई, कि बाहर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करता है ना, उसको बोलते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट को एक आयरन के केस में, है ना भाई, एक आयरन के केस में पैक करके रखते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि बाहर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आए ना, तो क्योंकि ऑलरेडी आयरन का केस है मतलब लो रिलेक्टेंस पाथ दिया भाई, तो इसी पाथ से होकर के बाहर फ्लो होता है, अंदर नहीं जाता है वो। टेम्परेचर के कारण आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है ना। तो बेसिक है भाई ये। आगे बढ़ते हैं और एमसीक्यूज चल रहा है भाई, तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, ओके ना। ये सब आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, तो सबके कारण हो जाएगा भाई, ठीक है। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी आता है, हिस्टेरिसिस के कारण भी आता है, और टेम्परेचर एरर के कारण भी आता है, यानी C फॉर कैट हो जाए, ऑल ऑफ द एबव। अगला है एरर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स इन रीडिंग और इन यूजिंग इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड। तो इसको हम लोग ग्रॉस एरर बोलते हैं भाई। देखिए थोड़ा सा हम लोग टाइप्स ऑफ एरर पे भी बात कर लेते हैं, कितने तरीके के डिफरेंट एरर होते हैं, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए भाई जब आप इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग है ना टाइप्स ऑफ एरर, तो भाई इसमें 3 तरीके के एरर होते हैं। सबसे पहला आपका ग्रॉस एरर, तो ग्रॉस एरर के अंदर ही आता है आपका ह्यूमन एरर। और ह्यूमन एरर किस तरीके का होगा भाई, जैसे आप मान लेते भाई आप वोल्ट मीटर एक तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर भाई मान लेते आप वॉट मीटर, तो वॉट मीटर का अगर आप देखिएगा ना तो भाई पीछे में 4 स्क्रू रहते हैं इस तरीके से, नट बोल्ट, उसी में हम लोग कनेक्शन करते हैं। एक 2 होता है आपका करंट कॉइल का, 2 होता है पोटेंशियल या फिर कहिए प्रेशर कॉइल का भाई। तो मान लेते भाई आपने कनेक्शन जो है 2 का तो एक तरीके से टाइटली किया, इसका भी टाइटली किया, लेकिन तीसरे वाले का भाई मान लेते आपने नट कसना ही भूल गए, या फिर स्क्रू जो है आपने बहुत लूज कर दिया भाई, ढीला एक तरीके से कस दिया आपने, है ना। तो सीधी सी बात है, इसके चलते भी एरर आएगा। तो ह्यूमन एरर क्या क्या हो सकता है कि भाई आपने जो कनेक्शन किया वो लूज हो सकता है पहला, उसके बाद आपका भाई मतलब और आप सोचिए ना और क्या क्या इंसान जो है यहाँ पे गलतियां कर सकता है भाई, ठीक है ना। तो ग्रॉस एरर के अंदर आपका ह्यूमन एरर आता है भाई, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एरर है, ठीक है। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ क्या क्या होता है भाई ह्यूमन एरर में, इससे आपको आइडिया लगेगा। तो पहला तो याद रखना भाई लूज कनेक्शन, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा बुक से देख लेता हूँ, ठीक है। लूज कनेक्शन हो गया भाई। कभी कभी आप यहाँ पे जो कनेक्शन कर रहे हैं, जो मीटर का कनेक्शन होता है वो भी कभी गलती कर सकते हैं आप, है ना। तो मीटर कनेक्शन में एरर हो सकता है भाई। कभी कभी क्या होता है भाई कि आप जैसे मान लेते हैं आप वोल्ट मीटर यूज़ कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सर्किट में, आपने क्या किया कि भाई यहाँ पे जो रीडिंग है ना उसको आपने मेमोराइज करने की कोशिश की, यानी उसको आपने कॉपी पेन में नहीं लिखा, बस मेमोरीज में एक तरीके से लिख दिया भाई कि इस वाले सर्किट में इतना वोल्ट मीटर आया था, यानी इतना वोल्टेज शो हो रहा था। और जैसे ही आपने सेकंड वाले
सर्किट में कनेक्ट किया तो भाई हो सकता है पहले वाला जो आपने डाटा मेमोराइज करके रखा था भाई वो एक तरीके से कंफ्यूज हो गए होंगे आप, या फिर भाई याद नहीं रहा होगा वैल्यू, है ना। और वहाँ भाई मान लेते पहले आपके यहाँ पे 240 वोल्ट आ रहा था और आपने भाई लिख दिया यहाँ पे 230, ठीक है ना भाई। तो मेमोराइजिंग एरर भी तो है, समझ में। और कभी कभी ये भी होता है भाई कि आपका यहाँ पे जैसे 240 वोल्ट दिखा रहा है लेकिन भाई आप नोट कर रहे हैं यहाँ पे 230 वोल्ट या फिर भाई 140 वोल्ट या फिर 340 वोल्ट, इस तरीके का भी तो एरर होता है। तो ये सब सारे के सारे भाई ह्यूमन एरर है। तो याद रखना भाई आपका लूज कनेक्शन हो गया, मेमोराइजिंग ऑफ डाटा हो गया भाई, या फिर जब आप डाटा को लिख रहे हैं भाई उस समय जो आपका एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे दिखाया जा रहा है उससे आप कम या फिर उससे ज़्यादा वैल्यू नोट कर दे रहे हैं, है ना, जिसे हम लोग कैलकुलेटिंग एरर भी बोल सकते हैं भाई। उसके बाद आपका जैसे रीडिंग वैल्यू के दौरान भी हो सकता है भाई कि यहाँ पे एक्चुअल जो वैल्यू दिखाया गया कुछ और दिखा रहा है, आप रीड कुछ और रहे हैं भाई, है ना। इस तरीके से भी तो होता है ना भाई, जैसे एग्जाम में हम लोग गलती करते हैं ना कि भाई ऑप्शन A B C D दिया हुआ है, आपके हिसाब से भाई ऑप्शन B सही है लेकिन आपने चूज कर दिया ऑप्शन D पे, तो इस तरीके का भी तो एरर है ना भाई। तो उसको हम लोग ह्यूमन एरर बोलते हैं, तो उसको हम लोग ग्रॉस एरर के अंदर डालते हैं भाई। तो ग्रॉस एरर कुछ नहीं, ये ह्यूमन एरर होता है। एक होता है सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर में क्या क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम लोग बुक के साथ सिंक्रोनाइज होके चलते हैं। देखिए भाई ग्रॉस एरर है ना, पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ है, दिस क्लास ऑफ एरर मेनली कवर ह्यूमन मिस्टेक्स, ठीक है, इंसानों के द्वारा जो भी मिस्टेक्स होगा उसके बारे में। आगे पढ़ता है, ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिस्टेक नॉर्मली लाई विद द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द एक्सपेरिमेंटर में ग्रॉसली मिसरीड द स्केल, ठीक है। पहले तो भाई हो गया जो भी स्केल शो कर रहे हैं, जो भी पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर रहा है भाई उसको आपने गलत पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल ही में ड्यू टू एन ओवरसाइट, मतलब आंख का कुछ बीमारी है भाई, रीड टेम्परेचर इतना, भाई एक्चुअल रीडिंग वॉज इतना, ठीक है भाई, इतना से इतना, मतलब एक्चुअल रीडिंग इतना था भाई, 21.5 लेकिन इसने रीड किया इतना। ही में ट्रांसपोज द रीडिंग वाइल रिकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल इतना है, मतलब ही में रीड इतना लेकिन भाई एक्चुअल रीडिंग जो था आपका इतना आ रहा था 28.5, है ना। तो इस तरीके के जो एरर होते हैं भाई वो ह्यूमन एरर होते हैं, ठीक है। बट एज लॉन्ग एज ह्यूमन बीइंग आर इन्वॉल्व्ड सम ग्रॉस एरर विल डेफिनेटली बी कमिटेड, ऑल्दो कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ ग्रॉस एरर इज प्रोबेबली इम्पॉसिबल। मतलब जो आपका ग्रॉस एरर है भाई इसको हम लोग कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते भाई, ठीक है ना। तो पढ़ लिया, थ्योरी है पूरा, बस याद रखना है ग्रॉस एरर में क्या होता है, ह्यूमन के द्वारा जो मिस्टेक्स होते हैं उसको रखा जाता है। अगला था सिस्टमैटिक एरर, देखिए यहाँ पे ना दूसरा जो है सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर में क्या क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, इन्वायरमेंट एरर हो गया और ऑब्जर्वेशनल एरर हो गया भाई। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब क्या है भाई, इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही एरर है। जैसे आपका भाई मान लेते हैं जो कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए आपने स्प्रिंग यूज किया भाई, वो स्प्रिंग एक तरीके से खराब हो रखा है, यानी ज्यादा लूज हो गया फिर ज्यादा टाइट हो गया, या फिर भाई जो डिफ्लेक्शन टॉर्क आ रहा है भाई, तो डिफ्लेक्शन टॉर्क में एक तरीके से एरर आ रहा है, डैम्पिंग टॉर्क के लिए जो आपने प्रोवाइड किया भाई उसमें एक तरीके से एरर आ रहा है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में देखिए क्या क्या दिखा रहा है इसने, अब इंस्ट्रूमेंटल एरर को इसने थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। ड्यू टू द इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग इन द इंस्ट्रूमेंट, वही है मतलब इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही प्रॉब्लम है भाई, ठीक है ना, कुछ ना कुछ। अगला है ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड ड्यू टू द लोडिंग इफेक्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। देखिए भाई क्या होता है, मिसयूज का पहले मतलब समझिए। जैसे आप इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट पढ़िएगा तो उसमें आपको पढ़ना होता है भाई, जैसे रेंज के बारे में पढ़ना होता है, एक होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, एक होता है हाफ स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है भाई। तो हम लोग जैसे भाई मान लेते हैं मिसयूज का मतलब भाई, जैसे आपने एमीटर खरीद के लाया कितना, जैसे 5 एम्पीयर आपको मेजर करना था लेकिन भाई आपने खरीद लिया एक तरीके से 50 एम्पीयर वाला एक तरीके से भाई इंस्ट्रूमेंट, मतलब एमीटर खरीद के लाया भाई। तो क्योंकि भाई अब ये जो 50 एम्पीयर का आपने खरीद के लाया ना, मतलब ये 0 से लेकर 50 एम्पीयर तक का करंट मेजर कर सकता है भाई, और इसका यूज किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भाई 5 एम्पीयर मेजर करने के लिए। तो भाई ये कभी भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे नहीं जाएगा ना भाई, ऑपरेट ही नहीं होगी। फुल स्केल पे तो भाई 50 एम्पीयर एक तरीके से मेजर करेगा ये, समझे। तो फुल स्केल, हाफ स्केल पे भाई 25 एम्पीयर मेजर करेगा। तो सोचिए भाई कि आपने इसका मिसयूज किया ना, समझे। हम लोग का भाई वहीं पे सबसे ज्यादा एक्यूरेसी मिलता है जब हम लोग फुल स्केल रीडिंग के लिए, जैसे अगर आपको 50 एम्पीयर को एक तरीके, जैसे मान लो आपको 45 एम्पीयर करंट मेजर करना होता तो उसके लिए भाई ये 50 एम्पीयर सही रहता, लेकिन आपको 5 एम्पीयर ही मेजर करना है। तो सीधी सी बात है भाई, आपको कितना 5 एम्पीयर या फिर भाई मान लेते हैं 10 एम्पीयर तक का ही एक तरीके से रेंज लेकर के आना चाहिए था। क्लियर हो गया। लोडिंग इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है भाई, देखिए लोडिंग इफेक्ट को थोड़ा समझा देता हूं। जैसे भाई मान लेते हैं आपने, जैसे वोल्ट मीटर की बात है, तो वोल्ट मीटर को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा शंट में लगाते हैं ना, और उसका हाई रेजिस्टेंस होता है भाई, यानी जो मीटर का रेजिस्टेंस होता है आरएम से दिखाते हैं, हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और यहाँ मान लेते भाई आपका लोड लगा हुआ है, ये लोड लगा हुआ है ना, और ये मान लेते भाई हम लोग का सप्लाई। तो देखिए लोडिंग इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि भाई मान लेते हैं जो वोल्ट मीटर है
इसका भाई कुछ रेंज होगा ना, कुछ रेंज होगा, कुछ रेंज के हिसाब से भाई यहाँ पे एक तरीके से इसका इंटरनल, जैसे ऐसे तो भाई इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है, जो आरएम बहुत हाई होता है, ताकि ज़्यादा करंट क्या हो, लोड की तरफ जाए, इधर कोई करंट ना आए। लेकिन कभी कभी क्या होता है भाई कि आपका ये जो वोल्ट मीटर है ना, ये खुद लोड की तरह बिहेव करने लगता है भाई। जैसे मान लेते हैं इस लोड के मुकाबले, मान लेते ZL भाई, यहाँ पे जो इंपेडेंस लगा उसके मुकाबले भाई यहाँ का जो इंपेडेंस है, वोल्ट मीटर का जो इंपेडेंस है, फिर इसको रेजिस्टेंस रहने देते हैं, ये एक तरीके से भाई बराबर है, या फिर कहिए अप्रोक्सीमेटली बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आधा आधा करंट दोनों में बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये वोल्ट मीटर इटसेल्फ एक लोड की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे। लेकिन एक्चुअल में वोल्ट मीटर क्या होता है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में वोल्ट मीटर को देखें तो भाई वोल्ट मीटर एक तरीके से नेग्लिजिबल करंट लेता है, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो सारा का सारा करंट क्या करेगा, ये लोड की तरफ फ्लो करवाता है, अपने अंदर नहीं आने देता करंट एक भी, समझे। तो ये एक तरीके से इसका एक्चुअल बिहेवियर है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई इसने करंट को एक तरीके आधा आधा डिवाइड कर दिया, यानी खुद ये लोड की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, समझ में आ गया। और अगर इसको ऐसे समझिए, जैसे भाई एमीटर की बात करें ना, तो एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है भाई। क्यों नेग्लिजिबल होता है, मान लो लोड रेजिस्टेंस है, और ये मान लेते हैं आपका, जो देखिए इसको ऐसे समझिए, पहले मान लेते भाई ये 2 ओम का और ये आपका 10 वोल्ट का सोर्स लगा, तो करंट कितना आएगा, 5 एम्पियर, ठीक है, I = V/R। तो भाई 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है इसमें। अब मान लेते हैं इसमें भाई अपने एक एमीटर लगा दिया इसको मेजर करने के लिए, और इसका ये RM हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ भाई मेरा लोड रेजिस्टेंस लगा था 2 ओम का, ठीक है। तो अगर मेरा ये आइडियल एमीटर होगा, इसका मतलब क्या, इसका इंटरनल भाई 0 के बराबर होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही नहीं भाई, इसका मतलब अभी भी इसमें 2 एम्पियर ही करंट फ्लो होगा। लेकिन भाई मान लेते हैं कि भाई ये जो एमीटर है, इस एमीटर का भाई कुछ अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं आपका 0.5 ओम इसका रेजिस्टेंस है। सीधी सी बात है, अब क्या होगा कि भाई अब जो है इसके अंदर अब कभी भी 2 एम्पियर करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि I = क्या हो जाएगा, V/R कितना हो जाएगा, 2 + 0.5 यानी 10/2.5, ये कितना हो जाएगा भाई, 4 एम्पियर। एक मिनट भाई, 4 एम्पियर होगा, कहना है मतलब क्या है ना, यहाँ पे जो भी हो भाई कैलकुलेट करने जो भी हो, तो भाई ये एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या कर दे रहा है भाई, पूरे सर्किट के करंट को ही चेंज कर दे रहा है ना भाई, समझ में आया। 10 बटा कितना है, 2.5 है ना, तो भाई 4 एम्पियर कैसे आ जाएगा भाई, ये V/R। रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ गया तो करंट कम हो जाना चाहिए ना। कोई नहीं, छोड़ते हैं। मतलब कहना क्या है ना भाई कि ये खुद लोड की तरह बिहेव करने लगता है, और लोड की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब ओवरऑल सर्किट का इंपेडेंस चेंज हो गया, और इंपेडेंस चेंज हो तो भाई करंट चेंज हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये सब आपका पूरा क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है भाई, क्लियर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे सीधे याद रखेंगे भाई 3 तरीके का एरर होता है। सबसे पहला ग्रॉस एरर, जिसमें ह्यूमन एरर होते हैं भाई। दूसरा है सिस्टमैटिक एरर, जिसमें आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल एरर में क्या होगा, जब टेम्परेचर चेंज होना, सर्दी गर्मी बरसात, है ना, फिर प्रेशर भी तो चेंज होता है भाई टेम्परेचर के हिसाब से। सर्दी में अलग प्रेशर होता है, गर्मी में कुछ अलग प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल एरर मतलब क्या, वही जो आपका पैरालैक्स एरर होता है ना, नेकेड आई से आप देख रहे हैं भाई, लेकिन शेडो बनता है वहाँ पे, है ना, समझ गए, तो उसको ऑब्जर्वेशनल एरर बोलते हैं हम लोग। और एक होता है रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या है भाई, इसको हम लोग एक्सीडेंटल एरर भी बोलते हैं। इसका भाई मेन जो काउज है भाई, आ कैसे रहा वो हम लोग को पता नहीं होता, तो रैंडम एरर को हम लोग एक्सीडेंटल एरर भी बोलते हैं। और ये हमेशा प्रेजेंट रहेगा भाई आपके मतलब आपके सिस्टम में, इसको आप कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। देखिए जैसे भाई मान लेते हैं, अभी आपने देखा ना कि भाई ये मेरे पास नेटवर्क था, और इसको जब मैंने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया तो भाई इसमें मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो रहा था, यहाँ पे I = V/R, यहीं पे गलती कर रहे थे ना भाई, 10/2 यानी 5 एम्पियर फ्लो होगा ना, और मैंने वहाँ पे 2 एम्पियर लिखा था, ये गलती कर रहे थे हम, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, क्योंकि हम लोगों ने इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट किया। लेकिन भाई अगर हम लोग भाई यहाँ पे इसी नेटवर्क में इस करंट को मेजर करने के लिए एमीटर लगा दे रहे हैं, और एमीटर मान लीजिए बिल्कुल प्रिसाइज है भाई, मतलब बहुत ढंग तरीके से हम लोगों ने इसको बना रखा है, लेकिन फिर भी क्या होगा, ये कभी भाई आपको 5 एम्पियर करंट मेजर करके नहीं देगा, ये समझे, कुछ ना कुछ आपका एरर यहाँ पे दिखाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर या फिर एक्सीडेंटल एरर, कि भाई ये हमेशा प्रेजेंट होगा, लेकिन भाई क्यों आ रहा है, एक तरीके से सिस्टम में बार बार क्यों आ रहा है, इसका भाई हम लोग को रीजन नहीं पता होता है भाई,
समझ में आया? अब कितना भी इसको भाई सही तरीके से बना लीजिए, है ना, बार बार एक तरीके रीचेक कर लीजिए, फिर भी भाई इसमें एरर रहेगा ही रहेगा। उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम या फिर एक्सीडेंटल एरर, ठीक है ना। तो ये सब आपको भाई ध्यान रखना है। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं अपने PYQ के ऊपर। देखिए यही था ना, एरर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक, तो भाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग ग्रॉस एरर बोलते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला आ गया इंस्ट्रूमेंटल एरर अराइजेस ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो भाई इसमें दोनों आ जाएगा, 1 और 2, ड्यू टू मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट अभी देखा आपने, और दूसरा था ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसका हो जाएगा D फॉर डॉग बोथ 1 and 2, लेकिन भाई इसका आंसर देता है सिर्फ और सिर्फ A यानी ओनली 1, तो भाई ये गलत है, आंसर गलत दिया है इसका, ठीक है ना, आप सही कर लीजिएगा। अगला पढ़ते हैं, द सेंसिटिविटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज। तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है भाई? देखिए जैसे मान लेते हैं सेंसिटिव, जैसे भाई अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दूँ, मान लेते हैं भाई मेरे पास एक एमीटर है और आपसे पूछा गया भाई इसका सेंसिटिविटी बताइए, मतलब यहाँ पे ऑप्शन देते हैं A में मान लेते भाई 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, दूसरा मान लेते भाई 0.5 माइक्रो एम्पियर, एक मान लेते भाई 2 माइक्रो एम्पियर, और फोर्थ मान लेते भाई आपका कितना कर ले 0.05 माइक्रो एम्पियर। आपसे पूछेगा भाई कि इन ऑप्शन में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है, यानी कौन सा एमीटर जो है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है भाई, और ये जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका सबसे मिनिमम करंट है जो एक तरीके से मेजर कर सकता है। जैसे पहला जो एमीटर भाई ये सिर्फ और सिर्फ कितना 1 माइक्रो एम्पियर तक के करंट को मेजर कर सकता है, सबसे लोवेस्ट जो वैल्यू रहेगा वो। तो सबसे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा इन सभी में से? सबसे सेंसिटिव ये होगा भाई। क्यों? क्योंकि भाई ये बहुत ही स्मॉल करंट को क्या कर सकता है, ये मेजर कर सकता है भाई। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, देखिए अगर हमने यहाँ पे वेइंग मशीन की बात करें भाई, तो जैसे मान लेते हैं आप ज्वेलर्स के यहाँ गए होंगे, तो ज्वेलर्स के पास क्या होता है इस तरीके, जैसे हम लोग का कैल्सी होता है ना, उस तरीके भाई उन लोग भाई वेइंग मशीन होता है इस तरीके का, है ना। और यहाँ पे भाई वो लोग छोटे छोटे ज्वेलरी को रखते हैं, जैसे भाई 1 ग्राम हो गया, सोचिए 1 ग्राम बहुत स्मॉल वेट है ना भाई, 1 ग्राम, और उसके बाद नीचे है तो मिलीग्राम में, है ना। तो सोचिए भाई कि ये मान लेते हैं 1 ग्राम का एक छोटा सा भाई मान लेते हैं रिंग है, तो इसको भाई इसने बता दिया 1 ग्राम के बराबर है, 1 ग्राम है भाई। तो अब मुझे बताइए कि क्या आप इस 1 ग्राम वाले रिंग को आप जो हम लोग जिस पे भाई आलू मेजर करते हैं, फिर आटा मेजर करते हैं, फिर भाई चाव जो बड़ा वाला आता है ना भाई, जो बड़ा वाला रहता है एक तरीके, यहाँ पे 2 स्टैंड रहता है और इधर आपका ऊपर में इस तरीके का यहाँ पे डिजिटल मीटर लगा होता है, तो क्या 1 ग्राम का वेट इस पर आप मेजर कर सकते हैं भाई? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये इतना सेंसिटिव है ही नहीं कि इतने छोटे से वेट को एक तरीके से सेंस कर सके या फिर डिटेक्ट कर सके भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो ज्वेलर्स के पास जो इंस्ट्रूमेंट है भाई ये ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि ये छोटे छोटे वेट को भी क्या कर ले रहा है, सेंस कर ले रहा है भाई। क्लियर हुआ? तो इनमें से पूछा सबसे ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो भाई ये है, क्योंकि ये स्मॉल मतलब 0.05 माइक्रो एम्पियर, यानी इतने छोटे से करंट को भी क्या कर ले रहा है भाई, पकड़ ले रहा है एक तरीके से, समझे। तो सेंसिटिविटी का मतलब सबसे पहले समझिए कि भाई जितना कम मतलब जितना स्मॉलेस्ट वैल्यू को ये पकड़ ले रहा है उतना ज्यादा वो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है भाई, ठीक है, ये समझ में आया। अब इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में थोड़ा समझते हैं, आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे। देखिए भाई इसका ऑप्शन होगा C फॉर कैट, लिखा है ना, रेशियो है, मतलब सेंसिटिविटी क्या है भाई, रेशियो होता है किसका, द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट। तो इसको समझिए, जैसे मान लेते हैं कि भाई ये मेरे पास ज्वेलर्स वाला जो वेइंग मशीन है, इस पे पहले मैंने रखा 1 ग्राम, ठीक है भाई, 1 ग्राम का पहले यहाँ पे शो कर रहा था। अब भाई 1 ग्राम का जो रिंग था उसके साथ मैंने क्या कर दिया, एक छोटा सा मान लेते हैं 0.5 मिलीग्राम का भाई, मिलीग्राम का मैंने यहाँ पे एक और छोटा सा गोल्ड का कुछ ज्वेलरी रख दिया यहाँ पे 0.5 मिलीग्राम का। तो अब देखिए भाई कि हम लोगों ने मतलब सोचिए भाई इतने छोटे से चेंज को भी पकड़ ले रहा है ना, समझे। 1 ग्राम पहले से था, इसमें और इतना छोटा सा हम लोगों ने वेट डाल दिया भाई, तो उसको भी सेंस कर रहा है। इसका मतलब क्या, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन भाई वही बड़े वाले वेइंग मशीन वगैरह आप डालेंगे तो भाई नहीं पता पाएगा वो कुछ भी। क्लियर हुआ? तो वही ये सेंसिटिविटी का मतलब होता है भाई चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द, जैसे भाई बड़े वाले अपने तराजू में आपने ये छोटा सा भाई टुकड़ा रखा 0.5 मिली, तो भाई आपने क्या किया, इसमें इनपुट दिया है ना भाई, इस पे रखा एक तरीके से इतना वेट। अब सीधी सी बात है भाई आउटपुट में आपको देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है चेंज, ये डिस्प्ले पे बता रहा है कि नहीं बता रहा है ना। तो ये भाई चेंज इन आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन द इनपुट। जैसे आप मान लेते भाई, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अब जैसे मान लेते हैं अभी उसने जूता पहना हुआ है और कपड़ा भी पहना हुआ है, और अभी उसका वेट जो आ रहा है यहाँ पे 14 kg आ रहा है, ठीक है, इस तराजू पे।
अब आपने क्या किया, उस बच्चे का भाई जूता खोल दिया। अब जूता खोल दिया इसका मतलब क्या, यहाँ पे भाई 14 kg से कम वेट दिखाना चाहिए ना, लेकिन अभी भी भाई 14 kg दिखा रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि भाई आपका जो इंस्ट्रूमेंट है ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है भाई, सीधी सी बात है। मतलब जिस बेसिस पे आप इनपुट को चेंज कर रहे हो उस बेसिस पे आउटपुट वहाँ पे शो नहीं हो रहा भाई, तो इसी को हम लोग सेंसिटिविटी बोलते हैं भाई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। और इसको आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं भाई, जैसे हम लोग स्लोप पढ़ते हैं ना, स्लोप के बारे में पढ़ते हैं भाई, क्या होता है आपका y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यानी आपका भाई चेंज इन y एक्सेस विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब y एक्सेस में कितना चेंज कर रहे हो उस बेसिस पे आपका x में, जैसे यहाँ पे लीनियर ग्राफ दिखाते हैं, मैं मान लो वोल्टेज करंट है भाई, तो सीधा वोल्टेज और बढ़ा उस बेसिस पे करंट में कितना चेंजिंग देखने को मिल रहा है ना भाई, वही तो स्लोप बताता है। तो स्लोप का भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो भाई सेंसिटिविटी को आप समझ सकते हैं भाई सेंसिटिविटी है क्या, ठीक है। तो C फॉर कैट हो जाए। अगला पढ़ता है मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर, तो भाई ये डीसी के लिए सिर्फ यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ डीसी। क्यों भाई, क्योंकि इसमें एक जो फील्ड मैग्नेट बनाना है ना, उसके लिए हम लोग परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं भाई। तो अगर आपका कॉइल है ना, सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, कॉइल जिसमें आप करंट देंगे भाई, तो कॉइल के अंदर अगर आप भाई यहाँ पे एसी देंगे ना, तो एसी करंट क्या होगा आपका, एक तरीके से मतलब एसी डीसी दोनों पे यूज नहीं कर सकते भाई, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क फिर यूनिट डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। फिर वो फ्लिप करने लगेगा उल्टा इधर इधर, ठीक है, पल्सेट करेगा आपका टॉर्क, तो घूम नहीं पाता है कॉइल, क्लियर हो गया। तो वही है कि भाई डीसी मोटर जो है एसी पे क्यों नहीं यूज होता है, वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क जो है यूनिफॉर्म डायरेक्शन में नहीं लगता है, इसलिए हम लोग उसको सिर्फ और सिर्फ डीसी पे यूज करते हैं। अगला करता है विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। देखिए भाई ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं, जैसे आप जब आप इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट पढ़िएगा तो उसमें भाई हम लोग दो तरीके का इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, एक होता है एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है भाई आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए भाई होता क्या है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे भाई कैलिब्रेशन की बात करें, पहले आप कैलिब्रेशन का मतलब समझिए। जैसे भाई मान लेते हैं आप मार्केट में जाएंगे ना, तो मार्केट में 1 kg का इस तरीके का आपको क्या मिलता है, लोहे का इस तरीके का बट्टा मिलता है ना, 1 kg यहाँ पे लिखा रहता है। आप सोचिए भाई कि 1 kg ये किसने बनाया होगा, जो 1 kg का वजन है ना, इस तरीके का डिजाइन होता है ना, ये किसने डिजाइन किया होगा भाई, कैसे किसी ने बताया कि भाई यही 1 kg है, सोचने वाली बात है ना। तो भाई हम लोगों ने ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए भाई हम लोगों ने क्या किया है कि 1 kg को फिक्स कर रखा है भाई। कैसे फिक्स कर रखा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक कांस्टेंट मान रखा है, एक प्लैटिनम इरिडियम का भाई एक सिलेंडर होता है, भाई देखिए दिखाता हूं मैं आपको। देखिए भाई इस तरीके का देख रहा ना, इसको ग्लास में रखा गया है, यहाँ पे देखिए इस वाले डायग्राम को देखिए, ये है भाई इस ग्लास के अंदर जो हम लोग रखा ना एक तरीके से, है ना, ये 1 kg की इक्विवेलेंट है भाई, यानी यही हम लोग का क्या है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू भाई, इसी से हम लोगों ने क्या कर रखा है, जेरोक्स बना के, ठीक है। यानी वेइंग मशीन में, यानी जो तराजू है ना भाई, इस तरीके समझिए, ये मेरे पास तराजू है, तो इधर हम लोगों ने क्या रखा है, प्लैटिनम इरिडियम का वो छोटा सा सिलेंडर उसको रखा है, और इधर हम लोगों ने लोहे का एक टुकड़ा रखा है, और दोनों जब बैलेंस हो गया भाई, तो इसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया, ये 1 kg के इक्विवेलेंट है भाई, समझे। तो ये जो प्लैटिनम इरिडियम का जो सिलेंडर है, इसी को हम लोगों ने यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू मान रखा है 1 kg के बराबर, और इसी का फिर इस तरीके से जेरोक्स कर करके हम लोगों ने ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और उसी को हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड मान के चलते हैं कि भाई 1 kg मतलब इतने होते हैं, क्लियर हुआ। तो जो भी हम लोग का सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है ना भाई, उसको हम लोग को हमेशा कैलिब्रेट करना पड़ता है। जैसे आप मान लेते हैं, आप अगेन वेइंग मशीन आप बाजार से खरीद के ला रहे हैं, तो वेइंग मशीन में क्या होता है भाई, कभी कभी क्या होता है, खराबी आ जाता है, एरर आने लगता है, तो उसको फिर से मुझे अगर कैलिब्रेट करना है, जैसे भाई मान लेते मेरे पास ये डिजिटल वेइंग मशीन है, अब मुझे लग रहा है भाई कि इसमें कुछ एरर देखने को मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलिब्रेट करने क्या करेंगे, इस पर 1 kg वाला फिर से वो क्या करेंगे, आयरन का वो रखेंगे, है ना, जो हम लोग के पास है अभी मैनुअली अवेलेबल,
1 kg यहाँ पे रखेंगे भाई, 1 kg अगर यहाँ पे शो हो रहा है तो भाई बिल्कुल सही है, कैलिब्रेटेड। अगर 1 kg से कम शो कर रहा है, फिर ज़्यादा शो कर रहा है इसमें, तो क्या इसमें एरर आ रखा है भाई। तो इस 1 kg को यूज़ करके फिर क्या करेंगे, इसको फिर से कैलिब्रेट करेंगे। तो कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि भाई एक स्टैंडर्ड वैल्यू को लेकर के फिर से क्या करना, अपने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट को दोनों को बैलेंस कर देना, बराबर कर देना, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि भाई ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट किसको कहते हैं, तो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जो भाई सबसे पहले तो दोनों में यूज होगा, एसी में भी यूज होगा और डीसी सप्लाई पे भी यूज होगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग का इलेक्ट्रो, यहाँ पे देखिए ये इसका है ना, इसका फुल फॉर्म होता है भाई इलेक्ट्रो डायनामो टाइप होगा। एक मिनट इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, देखिए इलेक्ट्रो डायनामो टाइप, ठीक है भाई। इलेक्ट्रो, ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रो डायनेमो मीटर, ठीक है भाई, इलेक्ट्रो डायनामो मीटर इंस्ट्रूमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। तो इस प्रिंसिपल से हम लोग क्या करते हैं, अपने एक प्रिंसिपल भाई, इसके थ्रू हम लोग क्या होता है, डिफ्लेक्शन टॉर्क पैदा होता है और इसके थ्रू हम लोग एमीटर बनाते हैं, वोल्ट मीटर बनाते हैं और वॉट मीटर बनाते हैं। ज़्यादातर जो यूज़ है हम लोग का वॉट मीटर का होता है, क्लियर हुआ ना। तो इसको हम लोग एसी डीसी दोनों में यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है ना भाई कि आपने इस EMMC इंस्ट्रूमेंट को क्या किया, सबसे पहले कैलिब्रेट किया। किसके लिए कैलिब्रेट किया भाई, मान लेते हैं डीसी पावर को मेजर करने के लिए कैलिब्रेशन किया, ठीक है। तो जब अपने डीसी पावर, अब डीसी पावर का मतलब क्या, एवरेज पावर की बात होती है भाई, एवरेज पावर आपने मेजर किया। तो भाई अब बिना कोई कैलिब्रेशन किए हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी इंस्ट्रूमेंट को फिर से हम लोग अब एसी पावर को मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक ना। कि यानी डीसी से हम लोग कहाँ आ गए, डायरेक्ट एसी मेजरमेंट पे आ गए। और एसी मेजरमेंट भाई बिना कैलिब्रेशन किए, यानी डीसी के लिए जो एक बार कैलिब्रेशन कर लिया ना, वही कैलिब्रेशन फिर आपका एसी में भी यूज होता है भाई, ठीक है ना। तो इसी के कारण हम इसको बोल रहे हैं ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, यानी एसी और डीसी दोनों के लिए भाई हम लोग को सिर्फ एक ही बार कैलिब्रेशन करना है यहाँ पे, क्लियर हुआ। अब कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है भाई, देखिए कैलिब्रेशन क्या होता है ना, अगर आपने कभी एमीटर देखा होगा ध्यान से, देखिए भाई यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है ना। तो इस स्क्रू से भाई हम लोग, जैसे पॉइंटर कभी भाई थोड़ा नीचे चला गया फिर ऊपर चला गया ना, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको टाइट या फिर लूज करके इस पॉइंटर को फिर से जीरो पे लेकर के आते हैं। तो यहाँ से हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं भाई, क्लियर हो गया ना। और कैलिब्रेशन मतलब ये नहीं भाई इसको जीरो पे लाना, नहीं भाई, इसको हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस वैल्यू लेकर के उसे कंपेयर करते हैं, जैसा अभी वेइंग मशीन का बताया ना, उस तरीके से हम लोग करते हैं यहाँ पे, क्लियर हो गया। तो याद रखना भाई, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है जिसको भाई एक बार आपने एसी के लिए कैलिब्रेशन कर दिया तो भाई बिना कैलिब्रेशन किए डीसी पे भी यूज कर सकते हैं, या फिर कहीं आपने डीसी के लिए कैलिब्रेट किया तो बिना कैलिब्रेशन किए हुए फिर एसी पे भी यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। अगला करते हैं, देखिए बोलता है द स्पिंडल ऑफ मूविंग सिस्टम इन अ परमानेंट मैग्नेट मूविंग इंस्ट्रूमेंट सपोर्टेड एट बोथ एंड विद द हेल्प ऑफ, तो ये होता है ज्वेल्ड बेयरिंग भाई, ठीक है ना। ये अपने आप में एक स्पेशल टाइप ऑफ बेयरिंग है, ठीक है। तो इसका देखिए जो साफ्ट होता है ना, ये साफ्ट ऐसे नीचे में कटा होता है, इसको पीवेट बोलते हैं भाई। और यहाँ पे इस तरीके का, इस डिज़ाइन का जो रहेगा ना आपका, इस तरीके का, इसी को हम लोग बोल रहे हैं ज्वेल्ड बेयरिंग। ये जो इस तरह डिज़ाइन दिखा ना, कटिंग होता है यहाँ पे किया हुआ, ठीक है। इसमें बेयरिंग ये सब नहीं रहता है, ठीक है। इसको हम लोग ज्वेल्ड बेयरिंग बोलते हैं। और जो आपका मैकेनिकल वॉच होता है ना भाई, देखिए जब वॉच के बारे में अगर आपको नहीं पता तो भाई दो तरीके वॉच होता है, एक तो क्वार्ट्ज वॉच, ठीक है, और एक होता है भाई मैकेनिकल वॉच। मैकेनिकल वॉच अगर आप देखेंगे तो ये पुराना टेक्नोलॉजी है। क्वार्ट्ज में क्या होता है, इसमें बैटरी यूज़ करना पड़ता है। मैकेनिकल वॉच में क्या है, हम लोग बैटरी सब यूज़ नहीं करते, उसमें क्या है, चाबी देना होता है भाई हम लोग को, ठीक है ना। तो समझिए भाई मैकेनिकल वॉच का जब आप रिपेयरिंग देखिएगा ना, उसके अंदर आपको एक तरीके से ये ज्वेल्ड बेयरिंग देखने को मिलेगा, क्लियर हो गया। ऐसे अगर आपके पास परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है भाई, तो उसको आप खोल करके देख सकते हैं, उसमें भी आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके कटिंग किया हुआ रहता है, इसी को बोलते हैं ज्वेल्ड बेयरिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरएमएस वैल्यू इज डिफाइंड बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई हीटिंग इफेक्ट पे हम लोग करते हैं ना आरएमएस वैल्यू, कि भाई सेम टाइम के लिए जितना हीटिंग इफेक्ट आपका डीसी एक तरीके से लेकर के आ रहा है, डीसी सप्लाई पे मिल रहा है, उतना ही सेम टाइम के लिए भाई एसी के चलते भी अगर हम लोग को मिल रहा है हीटिंग इफेक्ट, तो वही हम लोग का आरएमएस वैल्यू होता है। अगला है, इन परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट द डिफ्लेक्शन टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू। तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ देखिए यहाँ पे जो स्केल बनता है भाई ये लीनियर बनता है, क्योंकि डिफ्लेक्शन टॉर्क जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे भाई सिर्फ करंट पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने कॉइल भी लपेटा हुआ है ना, समझ गए, मूविंग कॉइल भी तो लपेटा ना भाई, इस तरीके कॉइल होता है, इस पर आप इस तरीके लपेटते हैं ना, इस तरीके कॉइलिंग किया हुआ रहता है इसके ऊपर, ठीक है। तो उसका सीधे आना डिफ्लेक्शन टॉर्क जो है आपका
इतने पे डिपेंड करता है, फ्लक्स डेंसिटी पे, करंट पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया पे भाई, ठीक है। तो ऑल ऑफ द हो जाएगा। एक मिनट भाई, एक मिनट, वोल्टेज फ्लक्चुएट हो गया। हाई करते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई। तो ये क्वेश्चन है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। तो भाई बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर किस लिए करते हैं हम लोग यूज़? तो ये होता है आपका चार्ज के फ्लो को मेजर करने के लिए। और भाई गैल्वेनोमीटर बोलेगा तो करंट के डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है भाई, ठीक है ना। करंट का डायरेक्शन को जो है डिटेक्ट किया जाता है, उसके लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं। और बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का क्या काम है? ये चार्ज के भाई, ठीक है ना, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। जैसे भाई कोई कैपेसिटर है, आपने उसको चार्ज किया, तो भाई जब आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं तो भाई ये देखना है ना कि भाई कितना चार्ज, यानी कितने कूलाम का चार्ज इसमें स्टोर हो रखा था। तो उस चार्ज को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? तो यही आपका बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, अ हॉट वायर एमीटर हैज़ अ नॉन लीनियर स्केल। बिल्कुल सही बात है भाई। देखिए हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इसको समझिए। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो है ना भाई, यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। देखिए ये आपका हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई ये मेरा एक वायर है, यहाँ से लेके वायर है बना हुआ पूरा, ठीक है। और इस वायर से भाई देखिए एक नीचे तरफ खींच करके रखा हुआ हम लोगों ने, और ये मेरा एक तरीके से पुली है भाई, ये पुली है। और इस पुली को भाई, पुली के ऊपर धागा चढ़ा हुआ है, धागा को हम लोगों ने क्या कर रखा है, इस स्प्रिंग से एक तरीके से खींच रखा है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे काम करता है। सबसे पहले समझिए कि भाई हम लोग का यहाँ से दो टर्मिनल है ना, मतलब मान लीजिए इस तरीके का भाई मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे जोड़ रखा है बैटरी से, और ये जो दो तार होगा यहाँ से ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, आपका यहाँ से ये प्लस है माइनस है, तो करंट ऐसे फ्लो होगा इस तरीके से, रेजिस्टेंस होकर ऐसे ऐसे जाएगा, इस वायर से होते हुए ऐसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा। एक मिनट, इसको यहाँ पे कनेक्ट कीजिए, इसको यहाँ पे कनेक्ट कीजिए, ठीक है। करंट ऐसे जाएगा भाई इस तरीके से होते हुए, मेटल वायर से होते हुए इस हॉट वायर से जाकर के ऐसे पूरा सर्किट कंप्लीट करता है। देखिए यहाँ पे होगा क्या कि भाई जैसे ही करंट फ्लो हो रहा है तो भाई इसके अंदर क्या होगा, इस वायर के अंदर करंट जा रहा है ना, तो I2R लॉस होगा। I2R लॉस होने के कारण क्या होगा भाई, वायर हीट होगा। और वायर हीट होते ही क्या होगा, भाई थोड़ा लूज होगा, इसमें सैग बनेगा भाई। तो सैग बनते ही क्या है कि भाई ये स्प्रिंग देख रहे हैं ना, ये स्प्रिंग क्या करेगा, इधर तरफ खींचेगा, क्योंकि भाई स्प्रिंग अपने आप को क्या करना चाहेगा, कंप्रेस करना चाहेगा। तो इस तरीके से खींचेगा भाई, जैसे इस तरीके खींचेगा तो सीधी सी बात है ये धागा ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, मतलब समझे ना, ये लूज हो गया ना, सैग हो गया। तो सीधी बात है, इसको थोड़ा ऐसे दिखाते हैं, देखिए, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट है भाई, यहाँ पे ये दबाया हुआ है एक तरीके से, ठीक है ना। तो स्प्रिंग क्या करता है, इस डायरेक्शन फोर्स लगाता है, तो ये भाई क्या हो जाए, नीचे थोड़ा सा बेंड होगा और ये इस तरीके। तो अब क्योंकि भाई धागा इस तरीके से खींचा जा रहा है ना, ये स्प्रिंग इसको इस तरीके खींच रहा है, तो सीधा पुली भी खींचा जा, मतलब पुली भी घूम जाएगा ये। अब पुली घूमेगा तो सीधी भाई पॉइंटर भी एक तरीके से यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू जो है स्केल वहाँ पे आपका रुकता है आकर के, ठीक है। तो ये कैसे घूम रहा है भाई, हीटिंग इफेक्ट कारण हो रहा है। जितना ज़्यादा हीट होगा उतना ज़्यादा सैग बनेगा, उतना ज़्यादा ये पुली घूमेगा, और उसी हिसाब से भाई आपका ये पॉइंटर भी एक तरीके स्केल पे घूमता है। तो उसको बोलते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। क्यों नाम क्यों पड़ा हॉट वायर, क्योंकि भाई ये वायर के हॉट होने के कारण ही एक तरीके से यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो भाई जो TD यानी डायरेक्ट यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट के स्क्वायर के ऊपर, समझे, I2R के ऊपर। क्लियर हुआ? तो यही चीज़ यहाँ पूछा गया था। देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए भाई यही है ना, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2, ठीक है। AC/DC दोनों में यूज़ होता है, क्योंकि AC/DC दोनों में तो भाई आपका सेम हीट पैदा होगा अगर RMS वैल्यू देंगे तो, ठीक है ना। तो AC/DC दोनों पे यूज़ किया जाता है, ये ध्यान रखना है भाई। और इसका जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था I2 के ऊपर। तो यही चीज़ आपका यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। हॉट वायर एमीटर हैज़ नॉन लीनियर स्केल। बिल्कुल सही बात है भाई, नॉन लीनियर ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है ये I2 के ऊपर वेरी कर रहा है, ठीक है। तो I2 में क्या होता है भाई कि
आपका क्राउडेड हो जाता है, स्केल आगे जाके क्राउडेड हो जाता है भाई, ठीक है ना, यानी नज़दीक नज़दीक आने लगता है, उसको हम लोग नॉन लीनियर बोलते हैं। अगला है हीट इज प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, ये भी सही बात है और ये भी सही बात है भाई, ठीक है ना। तो बोथ ए आर, ठीक है, ये दोनों सही हो जाएंगे, नहीं ए फॉर एप्पल हो जाएगा, ठीक है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है भाई, क्योंकि स्क्वायर के कारण ही करंट आई स्क्वायर पे डिपेंड कर, उसी कारण तो भाई नॉन लीनियर स्केल बन रहा है ना, समझ गए। एक मिनट, ठीक है, ये हो गया हम लोग का 14 तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमीटर यूज। तो एमीटर किस लिए यूज करते हैं भाई, किस चीज को मेजर करने के लिए, तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, यानी C4 कैट हो जाएगा। अगला है, बोलता है व्हेन अ वोल्ट एमीटर मेथड इज अप्लाइड फॉर अ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है भाई, रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे मेजर करना है, और यहाँ बोल रहा है भाई कि वोल्ट मीटर जो है रीड करके दे रहा है कितना, 8.28 वोल्ट, और एमीटर जो भाई कितना करंट मेजर करके दे रहा है, ये आपका 4.14 मिली एम्पियर। तो भाई रेजिस्टेंस बताना, रेजिस्टेंस क्या होता है, R = V/I। तो भाई वोल्टेज मेरे को पता है, यहाँ पे वोल्ट मीटर नाप के दे दे रहा है, और करंट मेरे को पता है भाई, और मिली है तो भाई इसको ऊपर भेज देंगे तो 1000 बन जाएगा। इसको काट, पॉइंट से पॉइंट खत्म, ये कट जाएगा 2 बार में, और ये 2 और 1000 की जगह किलो लिख देंगे, तो 2 किलो ओम जो है आपका ये मेजर करके दे देगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड एज एन एमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो देखिए भाई, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक एमीटर है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है ना, इस पे ही काम कर रहा है, इस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, मान लो 0 से लेकर 5 एम्पियर तक ही मेजर कर सकता है, मैक्सिमम इसका रेंज है। लेकिन भाई मुझे मान लेते हैं 10 एम्पियर तक मेजर करना, तो कैसे करेंगे भाई, तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे भाई, जैसे ये मान लेते हैं मेरा ये मीटर रेजिस्टेंस हो गया, ये मेरा मीटर हो गया भाई, है ना, सीरीज में लगाता है ना लोड के हमेशा, ये मान लेते हैं RL है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई हम लोग यहाँ पे एक लो रेजिस्टेंस का शंट में रजिस्टर लगा देते हैं, ठीक है, जिसको बाईपास करना भी बोलते हैं हम लोग भाई, ठीक है ना। तो देखिए होगा क्या कि भाई, क्योंकि इसका मैक्सिमम रेंज कितना था 5 एम्पियर, तो भाई 5 एम्पियर का 5 एम्पियर तो इधर से मेजर हो जाएगा, इधर चला जाएगा, बाकी रिमेनिंग जो है आपका इधर बाईपास हो जाता है भाई, ठीक है ना। तो हमेशा हम लोग शंट में एक लो रेजिस्टेंस लगाते हैं, और इसका भाई फार्मूला सब डिराइव करना पड़ेगा, तब आपको समझ में। ऐसे यहाँ पे मतलब एक नॉर्मल तरीके से समझिए भाई कि हम लोग को भाई मैक्सिमम 10 एम्पियर करंट मेजर करना है, तो 5 एम्पियर तो भाई हम लोग मीटर से गुजार देंगे, क्योंकि भाई 5 एम्पियर आपका मीटर मेजर कर लेगा, बाकी रिमेनिंग भाई यहाँ से हम लोग लो इंपेडेंस पाथ दे देंगे, तो सारा करंट यहीं से बाईपास हो जाएगा। और ये जो रेजिस्टेंस है, ये इसका वैल्यू हम लोग को पता होता है, और क्योंकि शंट में लगा रहे भाई, तो जो सप्लाई वोल्टेज यहाँ से दिया हम लोगों ने वो भी हम लोग को पता है, तो वोल्टेज और यहाँ का रेजिस्टेंस हम लोग को पता है, तो भाई करंट पता कर सकते हैं इधर कितना गया करंट रिमेनिंग, और ये कितना मेजर करके देगा, ये हम लोग को पहले से पता है भाई, 5 एम्पियर मैक्सिमम मेजर करके देगा, ठीक है ना, समझ में आया। और यहाँ पे KCL लगा देंगे तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, इधर से I आ रहा था, इधर I1 I2, तो दोनों को जोड़ देंगे तो भाई मेरे को टोटल करंट पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रेंज एक्सटेंशन करते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ इंस्ट्रूमेंट, यानी C4 कैट हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वॉट मीटर मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट कैन बी यूज्ड। तो भाई दोनों के लिए यूज होता है, बैलेंस और अनबैलेंस दोनों के लिए यूज करते हैं भाई 3 वॉट मीटर मेथड, ठीक है। अगला करते हैं, द फिक्स्ड कॉइल इन अ डायनामो वॉट मीटर इज। तो भाई देखिए डायनामो वॉट मीटर मतलब क्या भाई, पावर को मेजर करेगा, पावर कुछ नहीं, वोल्टेज इंटू करंट इंटू cos फाई होता है भाई, ऐसे इसको हम लोग दोनों के लिए यूज करते हैं, DC के लिए भी, यानी DC पावर मेजरमेंट के लिए भी, और AC पावर मेजरमेंट के लिए भाई, ठीक है। तो जो करंट कॉइल होती है, देखिए जो फिक्स्ड कॉइल होता है ना भाई, देखिए इसमें हम लोग का एक फिक्स्ड कॉइल होता है जो सीरीज में लगा रहता है हमेशा लोड के साथ, ठीक है, ये लोड के साथ सीरीज में लगा हुआ रहेगा। और एक होता है प्रेशर कॉइल भाई, तो प्रेशर कॉइल जो है आपका हमेशा शंट में लगा हुआ रहता है। क्लियर हो गया। तो ये एमीटर का काम करता है, यानी करंट को मेजर करने का काम करता है भाई, और जो आपका शंट में लगा है प्रेशर कॉइल भी बोलते हैं, और प्रेशर का मतलब होता है पोटेंशियल कॉइल, यानी वोल्टेज को मेजर करने का काम करता है, यानी वोल्ट मीटर का काम करता है भाई। क्लियर हो गया। तो भाई एक भाई जो आपका फिक्स्ड कॉइल होता है डायनामो वॉट मीटर में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो भाई इसको हम लोग करंट कॉइल कहते हैं, क्योंकि सारा का सारा लोड करंट जो यहीं से जाता है भाई। अगर ये सब नहीं पता भाई तो आप बस लेक्चर आपको मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल दीजिएगा, सर मेरे को वॉट मीटर के ऊपर का लेक्चर चाहिए, ठीक है ना, आपको दे दिया जाएगा भाई, पूरा एक्सप्लेन किया गया वहाँ पे भाई, क्यों एक तरीके से इसको हम लोग करंट कॉइल बोल रहे हैं, और ये कैसे एमीटर काम करता है, फिर एमीटर का काम कर रहा है, यानी करंट मेजर करके देता है, और ये कैसे एक तरीके से वोल्टेज मेजर करके देता है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्चुअल है भाई। अभी ये तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन का आपका क्वेश्चन डाला गया है कि भाई करंट कॉइल यानी फिक्स्ड कॉइल को हम लोग करंट कॉइल बोलते हैं, ठीक है। प्रेशर कॉइल बोलेगा तो प्रेशर कॉइल को हम लोग पोटेंशियल कॉइल बोलते हैं भाई, अब शंट में लगता है हमेशा।
अगला देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज यूज इन अ वॉट मीटर। तो भाई वॉट मीटर में हम लोग कौन सा यूज करते हैं, इलेक्ट्रोडायनामो इफेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वॉट मीटर इज यूज्ड ओनली ऑन एसी। तो एसी में सिर्फ इंडक्शन टाइप यूज होता है भाई, है ना, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। अगला है, द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज्ड इन एनर्जी मीटर इज मेड अप ऑफ। तो भाई देखिए एनर्जी मीटर जब आप पढ़िएगा तो इस तरीके का आपका यहाँ पे भाई इस तरीके के कोर लगे होता है ना, ई शेप के, ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम लोग कॉइलिंग करते हैं, ठीक है, एक ऐसे होगा आपका, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, तो ये जो कोर होता है भाई, तो कोर किस लिए बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ताकि हम लोग का भाई परमेबिलिटी बढ़ सके, और परमेबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या भाई, हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है ना। तो जब भी कोर की बात होगी भाई पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो हम लोग हमेशा सिलिकॉन स्टील ही यूज़ करते हैं, ज़्यादातर भाई सिलिकॉन स्टील एक तरीके से यूज़ किया जाता है, ओके ना। तो एनर्जी मीटर मतलब ये एनालॉग